सही है, इतना आसान। चले सर आते हैं और आज की क्लास है इंशाल्लाह। पिछली क्लास में जैसे हमने सारी बातें की थी, क्या क्या करेंगे फिजिकल, क्या क्या ऑनलाइन, आज की क्लास है इंशाल्लाह टॉपिक का हो जाएगा स्टार्ट। और वो जो टॉपिक होगा हमारा इंशाल्लाह आप देखेंगे भी कि सर कोई मुश्किल नहीं चीज़ मार्कर दे दे बेटा। सही है सर, तो आ जाएं। तो जो हमारा टॉपिक होगा ना सर, आप टॉपिक भी जब देखेंगे और चीज़ें आपको अंदाजा, मैं आपको बार बार कहता हूँ FAR2 FAR1 से आसान है, और ये आपको आज की क्लास से इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। क्विकली आते हैं और स्टार्ट करते हैं। मुझे ये बताएं IAS और IFRS में क्या फ़र्क है? बचपन में हमने पढ़ा हुआ है बच्चा, क्या फ़र्क होता है IAS और IFRS में? पहले IAS आते थे और अब IFRS आते हैं, सिर्फ नाम का फ़र्क है। अब सर वहाँ तो आपने IAS और IFRS का सुना था, यहाँ पर आप ना दो चीज़ें और भी सुनेंगे, SIC और IFRIC। सही है, मैं आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ ताकि भाई आप, क्योंकि यहाँ पे सिलेबस में है SIC और, अब सर ये SIC और IFRIC में क्या फ़र्क है? सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन एंड कमेंट्री। देखें सर होता क्या था, मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक स्टैंडर्ड निकाल दिया, पता चला यार उसमें तो एक चीज़ रह गई। होता है ना यार, आपकी शादी हो रही है, सबको दावत दे दिया, पता चला यार ये तो सही है, तो फिर आप कुछ ना कुछ, तो सर आप अब हुआ ये कि IAS 38 आ गया वजूद में, उसने सॉफ्टवेयर पे बातें कर दी। सही है, 90s की बात है। कुछ टाइम बाद वेबसाइट आ गई, अरे यार ये तो मिलती तो 38 से जुलती है, मिलती जुलती है, अब क्या करें, ये तो रह गई है। बट वेबसाइट में फिर कुछ और भी मसाइल थे, तो सर उसके लिए फिर आ गई SIC 32, जिसने कहा वेबसाइट डेवलपमेंट कॉस्ट। सही है, कि जो वेबसाइट होगी ना उसकी अभी आप कॉस्ट का क्या कर रहे होंगे। सही है, तो ये IAS 38 का ही पार्ट है, लेकिन इतनी बड़ी चीज नहीं थी कि इसके ऊपर अलग से स्टैंडर्ड। सही है, आपने शादी हुई, वलीमा हो गया, एक दोस्त को दावत देना भूल गया, वो रोता हुआ आया, अब तूने कहा तेरे लिए वलीमा तो वापस नहीं करूंगा, चला तुझे कोलाची ले चल, तो ये कोलाची ले चले आप। सही है, अब आते हैं सर IFRIC क्या है? वही जो पहले SIC होता था, अब क्या हो गया है? सही है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन एंड कमेंट्री। सही है, अब आ जाए सर IFRIC, पहले SIC आते थे, अब IFRIC। अब मैं आपको आपके सिलेबस में है IFRIC 1 क्या है, अब IFRIC 1 क्या है, ये आप चीज़ पढ़ चुके हैं, आपको पता ही नहीं था। सर हमारे पास एक टॉपिक है यहाँ पे IAS 37 प्रोविजंस है ना। सर एक तरह की प्रोविजन ऐसी है जिसमें ना मसाइल हो सकते हैं, वो है प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग। भाई प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग आज तक तो आपने IAS 16 में क्या पढ़ा है? फ्यूचर में जो भी कॉस्ट है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, रेट पे निकाल कर लो। फ्यूचर में वो कॉस्ट चेंज हो गई, तो तुमने सोचा था 50 मिलियन में डिसमेंटलिंग करोगे, वो हो गई, वो जॉब जा रही है 70 मिलियन पे। तुमने सोचा था रेट होगा 8%, अगले साल रेट हो गया 10%, कौन डील करेगा? है तो प्रोविजन ही। तो 37 ने कहा भाई हमसे तो रह गया वो डील करना, किसमें करेंगे? सही है, अब आते हैं सर आपको जरा स्टैंडर्ड का स्ट्रक्चर भी पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, बट बताता हूं मैं। आज हमारा लेक्चर 1 है IFRS 8 का, आज हमारा लेक्चर 1 है IFRS 8 का, और उस पर हमने कहा सर सबसे पहले ऑब्जेक्टिव होता है IFRS 8 के हिसाब से बताऊंगा, फिर इसके स्ट्रक्चर भी पढ़ते हैं। T1 का मतलब क्या है? टेस्टिंग लेवल 1, और P2 का मतलब प्रोफिशिएंसी लेवल। सही है,
तो इसका प्रोफिशिएंसी लेवल तो सबका 2 है, टेस्टिंग लेवल क्या है 8। अब सर इसमें अब हम ये भी लिखेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हर उसमें, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड। सर इसमें 3 तरह से क्वेश्चन आएंगे, चौथा किसी के साथ नहीं आएगा, और फिर हम ये भी पढ़ेंगे मर्ज किसके साथ हो सकता है। भाई आपको पता होना चाहिए ना कि ये टॉपिक मर्ज किसके साथ होगा। सर पहले नंबर पे मैं आता हूँ, सबसे पहले इसमें आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिपोर्टेबल सेगमेंट। पहली तरह का जो सवाल आता है रिपोर्टेबल सेगमेंट पता करके बता दो। दूसरा डिस्क्लोजर, वो कहता है डिस्क्लोजर बना दो। तीसरा आइडेंटिफाई एरर्स इन डिस्क्लोजर, वो डिस्क्लोजर बना हुआ देगा, लगा भाई अब बता दे क्या गलती की है। और सर ये भी लिखें, हर टॉपिक आपको कहीं ना कहीं ना देखें मिक्स होकर आएगा, जैसे वहां पर जो ना कि सेक्शन के साथ चीजें। अब यहाँ पर क्योंकि पूरा मैं ही पढ़ा रहा हूँ तो मुझे इसमें आपको बताता जाऊंगा। देखो इसके साथ ना मुझे याद दिलाना, इस टॉपिक में इसका सवाल भी करना है। सर ये मिक्स होता है कैन बी मर्ज्ड विद फाइनल अकाउंट्स, और एक दफा हो चुका है। फाइनल अकाउंट्स हमारा बिल्कुल आखिरी टॉपिक है, उसके साथ ये मर्ज हो चुका है जी। तो हमने कहा सर उसके साथ ये मर्ज हुआ है। तो सर यहां तक तो हमने ये पढ़ लिया कि सर इसके तरह के क्वेश्चंस 3 तरह के आएंगे, याद रखना है आपने। जो चौथी तरह की चीज होगी कि ये मर्ज हो सकता है किसके साथ, फाइनल अकाउंट्स के साथ। अब आते हैं सर ऑब्जेक्टिव। इसका ऑब्जेक्टिव बड़ा याद रखना, पूरी अकाउंटिंग में 2 ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जो आपसे कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंट्री पास नहीं करवाते, सिर्फ क्या करवाते हैं, डिस्क्लोजर। एक अभी पढ़ रहे हो और एक इंशाल्लाह FFR में पढ़ोगे। FFR में जो पढ़ोगे वो होगा IFRS 4 इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स वाला, सही ना, उसके अंदर आता है। अब बड़े गौर से सुनना सर, ये तुम लोग सब बहुत इंपॉर्टेंट है। सर शेयर होल्डर्स के साथ एक ज्यादती हो रही थी। यूनिलीवर जैसी कंपनी की बात करते हैं, यूनिलीवर के बताओ कितने सेगमेंट्स हैं, मतलब सेगमेंट मतलब कितने ब्रांड्स हैं। लक्स एक ब्रांड है, उसका सनसिल्क एक ब्रांड है, डव एक ब्रांड है, सही है, पॉन्ड्स एक ब्रांड है, फेयर एंड लवली जो ग्लो एंड लवली हो गया वो एक ब्रांड है, सही। कोलगेट यूनिलीवर का नहीं है। वॉल्स के अंदर तो डिफरेंट ब्रांड है, मैग्नम, जेट स्पॉट, है ना, समझ रहे हो। अब सर यूनिलीवर के इतने ब्रांड्स हैं, लेकिन यूनिलीवर के P&L पे सेल्स जाती की फिगर एक जाती है, टोटल सेल्स, मानते हो। सेल्स की फिगर एक ही जाती है कि भैया ये टोटल सेल्स है। इसके अलावा यूनिलीवर के P&L पे, अब तुम बताओ, तुम यूनिलीवर के शेयर होल्डर हो, तुम्हारा दिल नहीं चाहेगा कि तुम्हें पता चले कौन सी जो है प्रोडक्ट कितनी सेल्स करके दे रही है, लेकिन क्या तुम्हें कंपनी बताती है? नहीं, कोई भी IAS पाबंद नहीं करता, सेल्स तो सबकी एक जाती है। अब सर इस शेयर होल्डर के साथ क्या हो रही थी, ज्यादती। फिर इसके ऊपर पॉइंट, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, कोरोना आया। अब सुनना, कोरोना आया, अब लोग घरों में ही हैं, लोग घरों में भी और गंदे भी हैं, मतलब उन्होंने कहा नहाते वाते तो है नहीं। तब यूनिलीवर ने कहा कि यार सनसिल्क की सेल जा रही है खत्म, लक्स, लाइफ बॉय की फिर लोग मुंह धो लेते होंगे, चलो भाई कोरोना है, सही है बोला, लेकिन लक्स गया, सनसिल्क गया, सही है, बाहर निकलने नहीं खवातीन, तो क्रीम श्रीम का भी वो हिसाब किताब नहीं चल रहा है, सही है ना। तब ने कहा यार, यूनिलीवर ने कहा कि यार हमारी कैटेगरी जो है ना, ये वाली कैटेगरी तो हमारी क्या हो रही है सर, डाउन हुए जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ घर में बैठे हुए ये लोग नूडल्स फोड़े जा रहे हैं, सही है। अब हुआ ये कि यार एक शेयर होल्डर ने देखा यूनिलीवर की 2000, कोरोना आया था 20 में ना, 20 और 19 की सेल्स, उसने कहा यार ये 500 मिलियन है और ये भी तकरीबन समझे 500 मिलियन है। अब उसने कहा यार मुझे समझ में नहीं आया, कोरोना की वजह से सेल्स तो नीचे जानी चाहिए, कुछ की बढ़नी, लेकिन यार ये सेम ही रह रही है ओवरऑल, तो मैं वो कंफ्यूज है। वो कह रहा है भाई मुझे और जो है शेयर होल्डर कह रहा है डिटेल्स चाहिए। भाई फिर सेठ ने कहा मैं कुछ क्राइटेरिया सेट करूंगा, उसके बाद कंपनी पाबंद है कि बेटा तुझे बताए कि किस किस की
सेल्स शो होगी नहीं होगी, सही है ना। तो IFRS 8 ने आके बेसिकली काम क्या किया सर, कि रिपोर्टिंग को डिटेल किया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि रिपोर्टिंग को डिटेल करना। ऑब्जेक्टिव समझ में आया। हर IAS का एक मकसद होता है। IFRS का मकसद ही ये है कि कंपनी सेल्स की एक फिगर, कॉस्ट की एक फिगर बताती थी, एसेट्स एक बताती थी और कुछ नहीं बताती थी। तो इसने आकर कंपनीज को पाबंद किया है कि बेटा तुम्हें सब चीजें बतानी है अगर ये क्राइटेरिया मीट हो जाए। तो ऑब्जेक्टिव क्लियर है सर। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि टू मेक द रिपोर्टिंग मोर डिटेल्ड, सही है ना। ऑब्जेक्टिव तो इसका हो गया। बात है सर स्कोप। स्कोप का मतलब क्या होता है, कहां कहां अप्लाई होगा, है ना सर, कहां कहां अप्लाई होगा। तो आ जाए सर वो भी पढ़ते हैं अभी हम, कहां कहां ये अप्लाई होने लगा है। सर अब सब बच्चे सुनेंगे यहाँ सर कहां कहां अप्लाई होगा। सर आपको पता है कंपनीज कितनी तरह की होती हैं? वैसे तो 4 तरह की होती है, मैं तुम्हें बता दूं 4 तरह की होती है। प्राइवेट ब्रॉडली 2 तरह की होती है। कौन कौन सी ब्रॉडली? हमने कहा सर प्राइवेट होती है और पब्लिक, ऐसा ही है सर। कंपनीज ब्रॉडली 2 तरह की होती है। एक कंपनी होती है प्राइवेट और एक कंपनी होती है पब्लिक होती है, सही है सर। अब हमने कहा सर जो प्राइवेट कंपनी होती है उसमें भी 2 तरह की होती है। एक होती है सिंगल मेंबर, जिसमें एक ही शेयर होल्डर मेंबर होता है, सही है। और एक होती है अदर प्राइवेट कंपनी, सही है। पब्लिक कंपनी भी 2 तरह की होती हैं, लिस्टेड और अनलिस्टेड। लिस्टेड और, अब सब बच्चे सुनेंगे, सिंगल मेंबर, अदर प्राइवेट, लिस्टेड, ये 4 तरह की कंपनीज होती हैं ब्रॉडली। अगर हम ब्रॉड इसकी क्लासिफिकेशन करें तो सर ये 4 तरह की कंपनीज है। अब सब बच्चे सुने, इधर देखें सर। सिंगल मेंबर, एक मेंबर, अदर प्राइवेट, एक से ज्यादा, सही है। इसके मैक्सिमम मेंबर होते हैं 50। कंपनी लॉ में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी क्या होती है? जिसके शेयर्स या डिबेंचर्स स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो, सही है। अनलिस्टेड, जिसके मेंबर्स तो 50 से ज्यादा है लेकिन ये स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग नहीं कर सकती। तो 4 तरह की कंपनीज होती हैं। अब इसका स्कोप क्या है IAS का? ये IAS कहता है कि मैं अप्लाई होऊंगा लिस्टेड कंपनीज, लिस्टेड कोर्स प्लस अबाउट टू बी लिस्टेड। भाई देखें सर, एक वो कंपनी होती है जो कि लिस्टेड होती है और एक वो कंपनी होती है जो कि अभी लिस्टेड नहीं। सर ये लिस्टिंग का प्रोसीजर है ना, मैंने किया हुआ इस पे अल्हम्दुलिल्लाह। कंपनी है लोड्स लिमिटेड स्टॉक एक्सचेंज, उसकी लिस्टिंग में मैंने सर लिस्टिंग में ना कम से कम वैसे तो इसका पीरियड 6 महीने का, लेकिन कम से कम पाकिस्तान में 1.5 साल लग जाता है। कितना लग जाता है? कम से कम। लिस्टिंग कराता कौन है? ब्रोकरेज हाउस कराते हैं। पाकिस्तान में 3 बड़े ब्रोकरेज हाउस हैं। कौन कौन से? AKD, अकील करीम डेयरी सिक्योरिटीज, दूसरा आरिफ हबीब भैया, तीसरा जहांगीर सिद्दीकी, सही है। ये 3 ही हैं जो कि लिस्टिंग कराते हैं। इसका एक बड़ा प्रोसीजर होता है। कभी इंशाल्लाह तुम लोग कंपनी लॉ में पढ़ोगे कि यार क्या होता है ना इसका पूरा पूरा प्रोस्पेक्टस का पूरा चक्कर। तो सर तो ये इसने कहा हर प्राइवेट कंपनी तो वैसे ही छुपी हुई चीज है ना यार, अब उसकी डिटेल देने का क्या फायदा? तो डिटेल देने के लिए पाबंद किसको किया है? जो लिस्ट है, जो भी लिस्ट तो नहीं हुई लेकिन उसने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं? पक्की बात है। कोई सवाल ऑनलाइन वालों? नहीं? बढ़े आगे। ऑब्जेक्टिव रिपीट करने सर, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? एक बच्चे का सवाल है सर, ऑब्जेक्टिव ये था कि लेकिन सर यूनिलीवर अपनी ना एक सेल्स बताता है, सेल्स की अपनी यूनिलीवर एक फिगर बताता है, उसके ब्रांड है तकरीबन, वैसे तो ओवरऑल 41 हैं पाकिस्तान में इस वक्त, इसके ऑपरेटिव 21-22 हैं। तो अब सर उसके जो इतने ब्रांड है ना, उन ब्रांड्स में से यूनिलीवर किसी की सेल डिस्क्लोज नहीं करता था, लेकिन शेयर होल्डर का तो बनता था हक यार मैं देखूं कि कौन सा सेगमेंट आइसक्रीम कितना कमा रही है, फूड कितना कमा रहा है। तो इसने बेसिकली स्टैंडर्ड ने आके पाबंद किया कि यूनिलीवर को ये क्राइटेरिया मीट है ना बेटा, तो तुझे सब अलग अलग सेल्स बता। अब आते हैं सर इस
टॉपिक को समझने के लिए हमें यूनिलीवर को समझना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो कोई और कंपनी भी है, लेकिन मैं यूनिलीवर, क्योंकि मैंने यूनिलीवर में काम किया, वो कंपनी पूरी मुझे दिमाग में बैठी हुई है। अब आप यूनिलीवर को ज़रा समझिएगा। ये मिटा दूँ? 3 तरह के सवाल आते हैं और चौथा ये मर्ज हो सकता है फाइनल अकाउंट्स के साथ। आ जाए सर, आज अब आपको यूनिलीवर की दुनिया में कितने लोग चाहते हैं कि वो जिंदगी में कभी यूनिलीवर में जॉब करें? कोई है? नहीं, कोई भी नहीं चाहता। देखो, एक बार जिंदगी में याद रखना, एक मल्टीनेशनल का स्टैम्प ले लो, सही है, यू विल स्टैंड अबव द रेस्ट। जब आपका एक मल्टीनेशनल का होता है ना, तो लोग कहते हैं यूनिलीवर में इसका सिलेक्शन हुआ, कुछ तो दम है बच्चे में यूनिलीवर में, समझ रहे? तो यूनिलीवर का स्टैंप लेना जरूरी है। यूनिलीवर नहीं, मतलब मल्टीनेशनल। मेरा कज़न है, छोटा भाई ना, उसको 2 जगह से ऑफर है। वो उसने IBA से किया भाई BBA, उसको एक आई यूफोन से और एक आई उसको फिलिप मॉरिस से, जो सिगरेट बनाती है, सिगरेट वाली। उसने मुझसे पूछा, यार क्या करूं? मैंने कहा, वो ऑलरेडी जोंग में था, वो जोंग में वैसे एरिया मैनेजर था। मैंने कहा, देख एक काम कर बेटा, मैंने देखा उस यूफोन में जाएगा तो वही रहेगा। मैंने कहा, देख लोकल कंपनी है यूफोन। मैंने कहा, तो फिलिप मॉरिस में एक दफ़ा मल्टीनेशनल में चले जाएगा ना, तो हालांकि सर पैकेज में ना 1 लाख का फ़र्क था ग्रॉस पैकेज में, लेकिन मैंने क्या कहा, मैंने कहा देख मल्टीनेशनल की अलग ही वर्थ होती है। एक दफ़ा अगर आप मल्टीनेशनल में चले जाओ ना, तो आप कैरियर को ना एक दिमाग में लोग आता है यूनिलीवर में काम कर चुका है, इसका मतलब ये हल्की चीज़ नहीं है, सही है। दिमाग में बनाना, मल्टीनेशनल का एक ये फ़ायदा होता है, उसका ठप्पा लगना ज़रूरी होता है। अब आ जाए नौजवानों, इधर आ जाए, सबकी तवज्जो है ना प्यारे प्यारे बच्चों। यूनिलीवर पाकिस्तान की बात करते हैं। सर यूनिलीवर पाकिस्तान ने, अभी कॉपी नहीं करना, कॉपी करने का टाइम नहीं है, उसको कॉपी कर लें। यूनिलीवर पाकिस्तान ने अपने ऑपरेशंस को 4 हिस्सों में तोड़ दिया है, सही है। पहला हिस्सा है होम केयर, घर की जो है केयर करना। खवातीन बताएंगी, समझता है कौन सा प्रोडक्ट आते हैं यूनिलीवर के? तुम भी बता सकते हो। हाँ, कौन से? हाँ नहीं, घर की वो तो इंसान ही केयर हो रही है ना उसमें। तो सर्फ एक्सेल यूनिलीवर का, आपको पता है यूनिलीवर की एक और स्ट्रेटेजी है, पूछो क्या? बहुत सारी मार्केटिंग की, मुझे अंदर से लगता है मेरे अंदर मार्केटिंग मतलब यूनिलीवर में हुआ भी इसीलिए था कि मेरा मार्केटिंग सेंस अल्लाह का शुक्र है अच्छा था। उन्होंने मुझे इंटरव्यू में कहा था, तो देखो हम तो मार्केटिंग करते हैं, तो मुझे कहा भी कि तुम, हालांकि जो मेरा हुलिया था ना यूनिलीवर के हिसाब से नहीं था, मैं दाढ़ी वाला सब चीज़ है ना, यूनिलीवर को बर्गर लोग चाहिए, सही है। तो बर्गर लोगों में से जो है ना, वो कहते थे कि भैया बर्गर बच्चों में से बोला तेरा मार्केटिंग सेंस बहुत अच्छा था। तो सर अब यूनिलीवर की एक स्ट्रेटेजी बोलता है किसी भी तरह के कस्टमर को छोड़ो नहीं। सर्फ एक्सेल अमीरों के लिए है, अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास। बट यूनिलीवर एक और प्रोडक्ट भी आपको पता है, एक और सर्फ है यूनिलीवर का, एक और सर्फ है। अबे डोमिक्स वॉशरूम के लिए वो है यूनिलीवर का, चलिए सही बताया, डोमिक्स है। और ऑनलाइन वालों, हार्पिक नहीं, PNG के कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट है। ऑनलाइन वालों तुम बता दो बेटा, एक और कौन सा सर्फ है? सर्फ सनलाइट। तो यहाँ भी कभी गौर से घूमोगे ना तुम लोग, सनलाइट सही है। कभी जाओ, ये अमीरों का है और ये गरीबों का है, सनलाइट। और इसी तरीके से साबुन, डव, लक्स, लाइफ बॉय, हर सेगमेंट को पकड़ो, सही है। तो होम केयर में मेजरली ये 3 प्रोडक्ट्स आते हैं, सही है, सर्फ एक्सेल, डोमिक्स और सनलाइट। फिर दूसरा उन्होंने अपने आप को तोड़ा हुआ है पर्सनल केयर में, है ना। पहले घर की फिक्र करो, अपनी फिक्र करो। अब पर्सनल केयर में बताते जाओ कौन कौन से। पॉन्ड्स, बड़ा ब्रांड नेम बताओ उनके ब्रांड। सनसिल्क, डव, 3 तो साबुन है ना, लक्स, और डव का शैम्पू और साबुन दोनों आता है, सही है। लाइफ बॉय और ग्लो एंड लवली। सर क्लियर फॉर
मैन, देखा ना क्लियर शैम्पू जो आता है, सही है सर। और भी इनके हैं, सही है, कुछ ऐसे भी हैं इनका एक शैम्पू आता है टोनी एंड गाई। सर टोनी एंड गाई यूनिलीवर का है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं पूछा है क्यों, तो वो ड्राई शैम्पू। टोनी एंड गाई जो है ना, एक तो प्रीमियम शैम्पू है और दूसरा ड्राई शैम्पू है। मतलब ये उन लोगों के लिए, जगहों के लिए जहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा है, लोग नहाते नहीं है लेकिन बाल धोने हैं, तो यूनिलीवर ने यहाँ पर बाहर से मंगवाया। हमने कहा नहीं चलता, मैंने देखो भाई ये आवाम जो है ना, इस आवाम को झाग नहीं बनेंगे, मजा ही नहीं आएगा, सही है। तो हमने कहा ये, फिर दूसरा एक और कंपनी जिसका हमने ऑडिट किया ना, हम आप ऑडिट पे जाए ना, तो मैं देखो मैंने ना शुरू से चीज़ें थे, मैं उसके भी मैंने उनके सीफूड अच्छी बजट में सारे प्रोडक्ट वो लाए थे। ट्रांसपेरेंट शैम्पू, यूरोप में मूवमेंट चली कि भाई हमें शैम्पू के अंदर जो है ये केमिकल्स नहीं चाहिए, ये वो। कहा भाई ये ना बाथरूम में तुम्हारी 70% आवाम ये वो है जो शावर से तो नहाती नहीं है, बाल्टी पड़ती है, जब पानी गर्म ठंडा बाल्टी बना वो शैम्पू के पीछे पड़ रहा होता है। और उनका जब वो शैम्पू निकालेगा और उसको दिखेगा कह रहे तो कोई अजीब सी चीज़ निकल रही है, सही है, तो भाई वो उसको मजा है, वो भी फेल हुआ। ये भाई ये आप लॉजिक तो देखो, आप यूरोप के आवाम के लिए चीज़ यहाँ पर पाकिस्तान में तो सही। तो यूनिलीवर का टोनी एंड गाई भी अच्छा, यूनिलीवर बहुत अच्छी स्मार्ट कंपनी है, और फिर बताऊंगा उसको इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। वो पहले इंपोर्ट करती है, मार्केट में सस्ते दामों में फेंक के चेक करती है कि लोग खरीद भी रहे, खरीदती है तो फिर मशीनरी मंगवाते हैं, वरना वो मशीनरी नहीं मंगवाते। तो सर ये इसका पर्सनल केयर का सेगमेंट है। फिर यूनिलीवर का जो तीसरा सेगमेंट है ना सर, वो है रिफ्रेशमेंट्स। अब मैं बताता हूँ, अब रिफ्रेशमेंट्स को उन्होंने अलग कंपनी में तोड़ दिया है, बट ब्रॉडली इनकी यही चीज़ें हैं। अब मैं आपको बताऊंगा रिफ्रेशमेंट्स में दो आते हैं, फूड्स और आइसक्रीम एंड टी। आइसक्रीम एंड टी। अब फूड्स के ब्रांड बताओ यूनिलीवर के। कनौर की जो नूडल्स हैं ना, फिर कनौर की केचप है, फिर रफान, और एक और बात बताऊं तो है ग्लूकोज डी, देखा है वो ग्रीन कलर का था डब्बा, ये यूनिलीवर का। यूनिलीवर कभी इसको कंसर्न, यूनिलीवर ने जीएसके से खरीदा था, सही है। मतलब तुमसे नहीं चल पा रहा, हमें बताओ, इनसे भी नहीं चला है। फिर आगे आते हैं सर आइसक्रीम और टी। आइसक्रीम का तो उनका एक मेजर ब्रांड कौन सा है, और वॉल्स के अंदर अलग अलग छोटे छोटे ब्रांड कौन से, मैग्नम, जेट स्पॉट, मानते हो सर? अपने हिसाब से जो तुम अफोर्ड कर सकते हो आइसक्रीम बताते जाओ, ठीक है। फिर हमने कहा टी में आते हैं, तो यूनिलीवर के टी में भी दो ब्रांड है। एक तो लिप्टन, तो अब उसको एक टारा करके बेच दिया, लेकिन है अभी भी ओवरऑल होल्डिंग। तो दूसरा मुझे बताएं एक और कौन सा है, सुप्रीम, टपाल कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट है, पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, सही है। दूसरा कौन सा है सर? अब सर आप देख रहे हैं ये तो अभी भी इसमें से मैं आपको बता दूं 4 5 6 ब्रांड ऐसे हैं जो कि हम, फिर इसमें एक और भी चीज़ है तुम लोगों को नहीं पता है, क्योंकि हम लोग गरीब हैं। यूनिलीवर एक और काम भी करता है, आपको पता है हर मल्टीनेशनल करती है, वो होता है फूड सॉल्यूशंस। वो गरीबों के लिए नहीं होता है, वो होटल्स के लिए करते हैं, वो होटल्स के लिए करते हैं। भाई तुम्हें मुझे ना केचप का 1 kg वाला पाउच मिलता है, होटल को मिलता है 20 kg वाला। यूनिलीवर आपको पता है अभी आया है मायो में, अभी एच से कोई इन्होंने नाम करके लॉन्च किया अपना मायोनीज। आप जाएंगे ना, ये येलो कलर की एक वो है पैकेजिंग है, हाँ कुछ ऐसा नाम है एच करके, हाँ जी सही है। वो एच उसकी मुझे याद है, येलो और ब्लू कलर की कुछ पैकेजिंग है, आप देखेंगे यूनिलीवर वो मायोनीज। सर यूनिलीवर ना मायोनीज पिछले कोई 25-30 साल से बना रहे हैं, लेकिन हमें नहीं देता था, होटलों को देता था, सही है। तो ये फूड सॉल्यूशंस इनका अलग है। आप देख रहे हो इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी, इतने ब्रांडेड, और सेल्स क्या शो करती है। अब ज्यादती थी कि नहीं थी शेयर होल्डर के साथ? उसको तो भाई हक बनता था कि मुझे तो सबकी सेल्स पता चले। और यूनिलीवर क्या कर रही थी? शेयर होल्डर ने कहा भैया ये तो क्या है, हमारे साथ ज्यादती है। स्टैंडर्ड बोर्ड को लिखा, IAS बोर्ड को लिखा, सही है। उसका टेंशन ना लो, IFRS 8 लेकर के आ रहे हैं, इसको कॉपी करो, यूनिलीवर को कॉपी कर लेना ताकि तुम्हें पता हो, फिर ताकि हम इसी की मदद से आगे बेस बनाएंगे, ठीक है। हाँ हेल्प सर
याद रखें। सर बहुत अच्छी कंपनी था, मैंने यूनिलीवर से प्रैक्टिकली बहुत कुछ सीखा। असल चीज़ है यूनिलीवर जो है ना आपके दिमाग में, आपके अंदर के अगर अंदर बिजनेसमैन है ना उसको जगा देती है। अकाउंट मुंशी, मतलब मेरा जो रोल था ना, मैं था सप्लाई चेन फाइनेंस में, तो सर मेरे अंदर का जो मुंशी था ना वो काफ़ी हद तक क्या हो गया था। तो उसको सीएफओ बनने में कितना टाइम लगता है? सीएफओ होने में टाइम लगता है। सीएफओ होने में एक चीज़ होती है, पूछो क्या? क्या? मतलब नॉर्मल कंपनी में अगर आप 10 साल में 12 साल में क्वालिफिकेशन के बाद सीएफओ बन जाते हो तो जिन्होंने 15-20 साल। बट याद रखो मल्टीनेशनल में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, अगर आपको टॉप पोजीशन पे जाना है तो या तो आपने बाहर से एक चक्कर लगाया हुआ जॉब की भी, यूनिलीवर में रहते ही उन्होंने आपको बाहर भेजा हो, या तो आपके पास एजुकेशन में बाहर का एक ठप्पा हो, मतलब आपने बाहर से कुछ पढ़ा हो। जब तक बाहर का आपका स्टैंड नहीं लगता आप यूनिलीवर के लिए नहीं बन। हाँ केमिस्ट तो बाहर गए। क्योंकि सर और यूनिलीवर में आपको बता दूं, जिसके देखो ये यूनिलीवर जैसी जगह है ना, जिसके पास अच्छा है अपना क्या कहते हैं कि एक्सपीरियंस अच्छा है, जो टिक गया और जो बंदा काम का है ना उसको बहुत पैसे देती है। और यूनिलीवर एवरेज बंदे को यूनिलीवर 40 साल बाद, पूछो क्यों नहीं 40 साल बाद फारिग करती है। यार अब ये महंगा पड़ रहा है, इसकी इंक्रीमेंट लग के ये महंगा हो गया है, इसको हटाओ, नए बच्चे को लाओ 24-25 साल का, सस्ता भी होगा, काम भी अच्छा। सर मल्टीनेशनल जो है ना वो 40 साल का बोलते हैं ये एवरेज है। अब इसको ग्रेचुटी भी इसकी ज़्यादा बनेगी, प्रोविडेंट फंड वगैरह की भी चीज़ें ज़्यादा, सैलरी भी ज़्यादा। या तो उसको खुद ही बोल दो बेटा जो अभी कट ले, तुझे 3-4-6 महीने की, या खुद निकाल दे तो 18 महीने की सैलरी दे देते, या तुझे नहीं कट, तू खुद ही नहीं कट रहा, तेरे लिए हालात ऐसे पैदा कर देंगे, रोज़ जलील होगा, है ना। अगर किसी को निकालना उसको रोज़ जलील करो। हर बंदे कह रहे कि इज्जत नफ्स होती है ना, बोलते हैं ठीक है भाई चलता हूँ मैं। हाँ कुछ होते हैं बेशरम, सही कोई मसला नहीं है। मैं अक्सर एक बात में कहूँगा अभी के, जो हम मर्द हजरात होते हैं ना वो आप याद रखें, हम मर्द हजरात जो है पोजीशन को नहीं देखते, पैसे को देखते हैं। आप इनको पियून बोले और इनको सैलरी दें 5 लाख, खुशी खुशी, यहाँ पे लिखाएगा पियून, ऑफिस जाते हैं। खवातीन को आप बोलने मैं आपको मेड बोलूँगा, 5 लाख सैलरी दूंगा, सवाल ही नहीं होता। खवातीन बोले नहीं भाई इसमें जो है ना डेजिग्नेशन इम्पोर्टेंट है, मेन चीज़ है कि भैया अच्छे पैसे दो, मुझे डेजिग्नेशन का फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सर चलें सर, यूनिलीवर समझ गए सब? सर यूनिलीवर इतने, आवाज़ बेटा सही आ रही है सब बच्चों को ऑनलाइन वालों? ऑनलाइन वाला बच्चा नहीं, एक बच्चा कह रहा है कि सर एक, कुछ बच्चे कह रहे हैं यस, कुछ बच्चे कह रहे हैं नो। क्या इशू आ रहा है बच्चों? आवाज में डिस्टॉर्शन है। वो सर हमें कपड़े से लग रहे होगी, सेटिंग कर लीजिए। कपड़े से लगते रहे। मैं दूर जा रहा हूं तो क्या आवाज कम हो रही है बच्चों? हाँ जी यार, ये जो है ना उसको बेचती हैं, लड़के को, क्या नाम है इसका, बोल रहे हैं इसको आवाज़ का मसला आ रहा है। सही है, बच्चे कह रहे हैं आप सही आगे पहुँच जाते हैं, उन्होंने सेटिंग आउट की थी। चलें सर, अब सब बच्चे इधर देखेंगे, प्यारे प्यारे बच्चे, सब बच्चे प्यारे और अच्छे इधर। सर अब हम आएंगे, हमने देखें स्कोप देख लिया, हमने ये देख लिया, हमने अब हम आएंगे इसके उसके ऊपर के ऑपरेटिंग सेगमेंट होता क्या है। फिर हम आएंगे ऑपरेटिंग सेगमेंट को जब हम समझ लेंगे तो हम किसके ऊपर आएंगे? क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड।
सही है बच्चों, जैसे ही कोई आवाज़ वगैरह में मसला हो ना तो आप हजरात ने फ़ौरन से हमें बताना है ताकि जो है हमें वो रिकॉर्डिंग भी सही है। अभी भी मैं टेबल से दूर जा रहा हूँ तो आवाज़ ख़राब हो रही है ऐसा। चलें सर, आ जाएं सर, आ जाएं। क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड पे आने, कोड प्रिंसिपल पे आते हैं। ये नज़र आ रहे हैं आपको? अब आते हैं सर पेज नंबर, पहला पेज है ऑनलाइन वाला, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। बुक का वैसे पेज नंबर 3 है। आगे सर, अब आते हैं ऑपरेटिंग सेगमेंट। डेफिनेशन नजर आ रही है सबको? डब्बा पढ़ते हैं, ऑपरेटिंग सेगमेंट होता क्या है भाई। मैं बैठे बैठे अभी, हाँ बेटा, बच्चे कहना है आवाज में बोर्ड से दूर जा रहा हूं तो आवाज सही नहीं आ रही है, हल्की हो रही है। मैं सेटिंग भी चेंज किया, जरा इसको देखता है। तो पता है इसमें कि भाई क्या सीन है। मैं चेक भी करता हूँ, पूछ बच्चों से। बच्चों आप बताएं आवाज सही है कि नहीं है, आवाज सही है या इशू आ रहा है। सही आ रही है बच्चों? अब मैं दूर हूं तो भी। चलें सर, आ जाएं। ऑपरेटिंग सेगमेंट याद रखें, इसके अंदर 3 बातें। कितनी बातें? पहली बात, एन ऑपरेटिंग सेगमेंट इज अ कंपोनेंट ऑफ एन एंटिटी। ये वो कंपोनेंट है किसी भी एंटिटी का दैट एंगेजेस इन बिजनेस एक्टिविटीज फ्रॉम विच इट मे के वर्ड को अंडरलाइन करो, फ्रॉम विच इट ऑन रेवेन्यूज एंड इनकम, जिसके अंदर ये सलाहियत होती है, जिसके अपने खर्चे हों और अपनी इनकम हो। अब सब बच्चे प्यारे और अच्छे इधर देखें सर, यूनिलीवर के जितने भी अलग अलग ब्रांड हैं, क्या ये पहला क्राइटेरिया मीट करते हैं? क्या इनके अंदर ये सलाहियत है कि जिनके अपने खर्चे हैं और अपनी इनकम हो? यस सर, ये सारे के सारे मीट करते हैं। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा और कहानी में ट्विस्ट लेकर के आता हूं। सर तुम्हें पता है फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर कितनी चीजें आती हैं? सिर्फ फाइनेंस की बात करो, इंटरनल ऑडिट की नहीं तो। परचेज कहां से? फाइनेंस प्रोक्योरमेंट में आती है। फाइनेंस के अंदर क्या चीजें आती हैं भाई? हाँ बताओ बताओ। सर पे इसके अंदर क्या आती है? अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। एक इसके अंदर ये आती है अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो डेली अकाउंटिंग होती है उसकी रिपोर्टिंग, सही है। मेन फाइनेंस कोड के अंदर एक आता है टैक्सेशन। क्या आता है? टैक्सेशन। टैक्स भी फाइनेंस का हिस्सा होता है। फिर जो तीसरी चीज इसके अंदर आती है कॉस्टिंग। कॉस्टिंग डिपार्टमेंट अलग होता है बड़ी कंपनी में भी। ट्रेजरी। सर ट्रेजरी क्या? देखो अकाउंटिंग रिपोर्टिंग, अकाउंटिंग रिपोर्ट डेटा रिकॉर्ड करना, रिपोर्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना। टैक्सेशन टैक्स के मसाइल। ट्रेजरी पैसा कम है तो सूदीदारों से या कहीं से भी अच्छे रेट्स में पैसा लेकर देना, और अगर पैसा ज़्यादा है तो अच्छे रेट्स में इन्वेस्ट करना। आप सुनना सर, ये जो डिपार्टमेंट होता है ना, इसके सिर्फ खर्चे होते हैं, इसको सिर्फ सैलरियाँ जा रही होती हैं, कुछ कमा करके। इस डिपार्टमेंट के भी खर्चे ही होते हैं, सही है, सैलरियाँ जा रही होती हैं। आपको कभी भी FBI रिश्वत नहीं देता, आपको देनी पड़ती है, सही है। FBI नहीं का, सर भाई तू ले इस दफ़ा। सर ट्रेजरी, सर ये खर्चे भी कमा करके भी देता है। आप कभी भी किसी भी कंपनी में जाएंगे ना, आपको यकीन पता है, अभी रमज़ान चल रहा है ना सर, सर ट्रेजरी डिपार्टमेंट वालों की जो इज्जत होती है, उफ, बड़ी कंपनी के। बैंक सर इफ्तार की दावत, अरे भाई बड़े बड़े हैम्पर जा रहे हैं उनके घर पे, रमज़ान पैकेज, ये वो, समझ रहे हैं क्यों जा रहे होते हैं? कि भाई आप हमारे बहुत इंपॉर्टेंट जो है कस्टमर है, आपको अगर घेर लिया तो कंपनी के पैसे हमारे पास आ गए, है ना। और देखो जो अच्छा बिजनेसमैन है ना,
इवन बैंक भी जो है ना, उनको पता है कि यार हम जो भी है, एक बिजनेसमैन है उसको पता है यार मैं आराम से 20% रिटर्न तो कमा सकता हूँ। अभी तो हमारे मुल्क की वाट लगी पड़ी तो 22% और नॉर्मल इंटरेस्ट दिया जाता है 8%, तो 12% तो उसको ये नज़र आ रहा होता है। सही है भाई, बैंक चलता कैसे है? बैंक लोगों को पता होता है ना कि यार मैं बिजनेस से ज़्यादा बिजनेस कमाएगा, मुझे इंटरेस्ट ज़्यादा देगा, मैं जिनसे पैसे कम दूंगा। तो ट्रेजरी वाले, अब सर ये ट्रेजरी डिपार्टमेंट है ना, ये पहला क्राइटेरिया मीट करता है। इसके अपने एक्सपेंसेस भी हैं और इसकी अपनी इनकम भी है। ये इन्वेस्टमेंट से बड़े अच्छे रिटर्न, बाकायदा इनके पास 500 मिलियन 1000 मिलियन का पूल होता है कि स्टॉक में कितना लगाएं, इसमें कितना लगाएं, कितना कमा करके दें। सही है, इनके पास होता है कि भाई कितना कमा करके दें। तो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है। अब इसी तरीके से मैं करूँ HR, मुझे बताओ क्या होगा ऑपरेटिंग सेगमेंट? पहली क्राइटेरिया मीट करेगा, अपने एक्सपेंसेस और अपने इनकम है? नहीं। IT डिपार्टमेंट होगा? नहीं, नॉर्मल केसेस में नहीं होता। लेकिन आओ, एक बंदा है मैं जानता हूँ, स्टार्टअप फाउंडर था, चीता। देखो स्टार्टअप फाउंडर, उसको तो पैसे निकालने, उसका अपना IT डिपार्टमेंट था जिसकी 3 मिलियन की सैलरीज की कॉस्ट थी। कोरोना आ गया, उसने कहा यार क्या करूं? उसने कहा देखो मैं तुम्हें सैलरीज तो दे रहा हूं। उसने बाहर, एक तो अपनी उसकी कंपनी का काम कर रहे थे ना, हम बोले यार कोरोना में तो काम चलो है। उसने बाहर से IT के प्रोजेक्ट पकड़ना शुरू कर दिए और अपने लोगों से करवाने लगा। तुम 5 लोग बैठे हुए, तुम्हें मैं 3 मिलियन की सैलरीज देना। मैंने कहा भाई अब तो कोरोना आ गया, तुम्हारे पास काम तो नहीं, तुम ठंड मचा रहे हो। मैंने जो है बशीर को पकड़ा, मैंने कहा बशीर तेरी कंपनी का प्रोजेक्ट है 6 मिलियन का, IT के ये काम करना है, मेरे बच्चे थे बैठे में 5, तुम लोगों से डिलीवर करा के दे दिया। अब क्या मेरा IT डिपार्टमेंट बन गया ऑपरेटिंग सेगमेंट? तो पहला क्राइटेरिया क्या है? जिसके अंदर सलाहियत होनी चाहिए कि उसके अपनी इनकम हो, अपने। सर देखिए सलाहियत होना जरूरी है। देखिए एक बच्चे के अंदर सलाहियत है कि वो कमा सकता है, वो हड हरामी कर रहा है और कमा नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या है? वो ऑपरेटिंग सेगमेंट फिर भी है। याद रखना, सलाहियत की बात है कि सलाहियत हो, वो एक्चुअल में कर रहा हो या नहीं कर रहा हो। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं? पक्की बात है? आए सर फिर एक MCQ देखते हैं। मैं बताता हूं बेटा कहाँ है। चलिए सर, सबसे पहले हम आते हैं पेज नंबर पे, आप आ जाएं। MCQ नंबर 7 पे आप लोग आएंगे। सबसे पहले MCQ नंबर 7, पेज नंबर है आपका 12। MCQ नंबर 7 पे अगर आप आएंगे तो मुझे इसका आंसर तो अभी आप स्कोप से बता सकते हैं क्या है। IFRS 8 shall apply to shall apply to, किस पे अप्लाई होगा? ABCD। सी है सर। सही जवाब है C। चले आ जाए MCQ नंबर 8। An operating segment may engage in business activities for which it has yet to earn revenues. For example, start up and it ABCD। बताओ एक ऑपरेटिंग सेगमेंट है, अभी उसने रेवेन्यू स्टार्ट कमाना शुरू नहीं किया है। सही जवाब है B। अच्छा B क्यों है? क्योंकि सर देखें एक ऑपरेटिंग सेगमेंट होता है, एक होता है रिपोर्टेबल सेगमेंट। तो वो ऑपरेटिंग सेगमेंट तो है लेकिन वो रिपोर्टेबल भी। अब सर इधर सुनना, यूं समझो कि इसमें सबसे पहले आता है, आपने देखा ऑपरेटिंग सेगमेंट है। जब वो ऑपरेटिंग सेगमेंट होगा तो फिर आप बोलोगे अब तो रिपोर्टेबल है, जो मैंने लिखा है ना ये क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड, यहां से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये रिपोर्टेबल है कि डेफिनेशन मतलब है कि ये आइडेंटिफाई होगा कि ऑपरेटिंग सेगमेंट है कि नहीं है, फिर रिपोर्टेबल। तो यार यूं एक लड़का जो है ना बाद में वही आदमी बनता है। सही है, एक लड़का है वही क्या बनता है आगे जाके? आदमी बनता है। लड़की औरत बनती है। तो अगर एक लड़का है तो ही आदमी बनेगा, अगर ऑपरेटिंग सेगमेंट है तो ही वो आदमी बन सकता है। तो अब हमने कहा इसका सही जवाब क्या है? मे बी रिपोर्टेबल। सही है कि भाई अभी इसने ऑपरेटिंग सेगमेंट तो है, हो सकता है ये रिपोर्टेबल भी बन जाए। सही है, अगर एक चीज ऑपरेटिंग सेगमेंट ही नहीं है ना तो वो रिपोर्टेबल भी नहीं होगी। ऑपरेटिंग सेगमेंट का मतलब ये होता है जो 3 चीजें डेफिनेशंस पूरी करेगा। सही है, अभी हमने पहला क्राइटेरिया पढ़ा है। पहला क्राइटेरिया क्या है? कि जिसके अपने एक्सपेंसेस हो और अपने रेवेन्यूज हो।
आ जाए एमसीक्यू नंबर 15 पे आएंगे, ये आगे जाके उसका एसीसीए का एमसीक्यू है। ये आई के अपने बेसिकली जो एमसीक्यू उठाया वो यहीं से उठाया है। अकॉर्डिंग टू IFRS 8 ऑपरेट स्टार्टअप ऑपरेशंस में बी बिफोर अर्निंग रेवेन्यूज, ट्रू और फॉल्स? ट्रू, सही है। स्टार्टअप ऑपरेशन जो है ना, जिसने अभी रेवेन्यू कमाना शुरू नहीं किया है, वो ऑपरेटिंग सेगमेंट है, क्योंकि सर उसके अंदर सलाहियत है रेवेन्यू कमाने की। कमाना जरूरी नहीं है, पॉइंट क्या है, आखिरी पेज है बेटा, सलाहियत होनी चाहिए। पॉइंट क्या है, तुमने अभी सीए क्वालिफाई नहीं किया, लेकिन तुम सब में माशाल्लाह सलाहियत है क्वालिफाई करने की, है ना सर? और अभी रिजल्ट के बाद और अंदाजा भी हो जाएगा तुम्हें कि इंशाल्लाह सलाहियत है। ठीक है सर, अब आए दूसरा क्राइटेरिया पढ़ते हैं। हुज ऑपरेटिंग रिजल्ट्स आर रेगुलरली, मेन समरी पे आ जाए। हुज ऑपरेटिंग रिजल्ट्स आर रेगुलरली बाय एंटिटी। समरी का जो पेज है ना हमारे पास, उसमें आ जाए। पेज नंबर समरी का हमारे पास कौन सा है? 1 ही है ना। हुज ऑपरेटिंग रिजल्ट 3 है, वैसे पेज नंबर 3 है बुक का। हुज ऑपरेटिंग रिजल्ट्स आर रेगुलरली रिव्यूड बाय द एंटिटीज chief operating decision maker to make decisions about to be allocated in assets is performance। अब सर ये CODM क्या होता है? चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर। सुनना, CEO आप बोले सर हमने सुना है CFO होता है, CEO होता है, ये CODM क्या होता है? चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर। सुनिएगा सर, CODM एक पोस्ट नहीं है, ये CEO भी हो सकता है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं, सही है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो CODM को आसान अल्फाज में कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, BOD, सही है। स्टैंडर्ड ने वर्ड यूज किया। ये वो लोग हैं जो डिसीजन मेकिंग करते हैं कंपनी के बिहाफ पे। सर मैनेजर फाइनेंस, मैनेजर सेल्स की कोई औकात नहीं कि वो डिसीजन मेकिंग करे। जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना होता है वो कौन लेता है? बोर्ड। बोला ऑपरेटिंग सेगमेंट की देखो क्राइटेरिया समझना। उसने कहा पहली कंडीशन क्या बताई मैंने, कि उसके पास सलाहियत हो के अपनी इनकम और एक्सपेंसेस। और दूसरी कंडीशन क्या है? ये एंड वाली कंडीशन है कि जिसके रिजल्ट्स को रिव्यू किया जाता हो, जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अहमियत देते हो, वो चेक करते हो कि क्या है। सर सुनिए, इधर आ जाए। हमने कहा ऑपरेटिंग सेगमेंट का मतलब है कि उसके अंदर 3 बातें हो। पहली बात एबिलिटी टू अर्न एंड स्पेंड, है ना। दूसरी बात रिव्यूड बाय, मतलब इतना छोटी चीज ना हो, इममटीरियल चीज ना हो जिसको औकात ही ना दी जाए, सही है। मैं इसकी तुम्हें एग्जांपल देता हूं। रिफाइनरीज का नाम सुना है? सर रिफाइनरीज जो है ना, असल काम क्या करती हैं? तेल को पेट्रोल बनाती हैं, सही है। इसको एक फॉर्म में लाती हैं, लेकिन उसका छोटे छोटे बाई प्रोडक्ट बहुत बनते हैं। जिन बच्चों ने क्वेश्चन किया बाई प्रोडक्ट, तो बाई प्रोडक्ट क्या होता है कि जो मेन चीज का आप देखा, अभी ईद कुर्बा आने वाली होगी तो आप देखेंगे वो चर्बी वाले बैठे हुए होते हैं ठेले पे। चर्बी क्या है? गोश्त का बाई प्रोडक्ट, है ना। तो बाई प्रोडक्ट है। तो सर अब डायरेक्टर्स जो है ना, बाई प्रोडक्ट को अक्सर नहीं देख रहे होते। हालांकि देखा जाए ना तो बाई प्रोडक्ट कमा करके भी दे रहा होता है, उसके अपने खर्चे भी होते हैं, सही है। उस कमा करके भी देता है और खर्चे भी होते हैं, लेकिन उसको डायरेक्टर्स देखते नहीं है ना। मीट वन का नाम सुना है? मीट वन के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना, वो गोश्त की सेल्स देखते हैं, वो चर्बी की सेल्स नहीं देखते कि भाई चर्बी से क्या हो रहा है। वो औकात बोलते हैं यार ये तो वैसे ही निकल जाती है ना, कोई मसला नहीं है, सही है। तो बोला उसको औकात मिले, उसको डायरेक्टर्स देखें। मैं आपको और एग्जांपल देता हूं। यूनिलीवर में हम थे, ब्रांड्स को देखा जाता था। टोनी एंड गाई नया लॉन्च हुआ है, इसकी परफॉर्मेंस को डायरेक्टर्स इतने अहमियत भी नहीं देखते थे। बोलते थे यार जब ये किसी काबिल हो जाए ना तब हमारे पास लाना। तो जो टोनी एंड गाई था वो ऑपरेटिंग सेगमेंट क्यों नहीं था? क्योंकि सर सलाहियत तो थी अपनी इनकम और एक्सपेंस की, लेकिन दूसरा क्राइटेरिया फेल कर गया, उसके रिजल्ट्स को रिव्यू। और तीसरी कंडीशन आखिरी, जिसकी डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो। क्या मतलब? कंपनी जिसका अलग से हिसाब किताब रखती हो। अब सुनना सर, अब अलग से हिसाब किताब की एग्जांपल वही मीट वन से समझते हैं कि सर चर्बी बिकती तो है,
लेकिन कंपनी से कोई अलग से हिसाब किताब नहीं लिखती है। चर्बी हो गई, खाल हो गई, अब मीट वन तो कुर्बानी की खाल तो है नहीं, वो सदका करेगा। चर्बी, खाल वाल, इन सबको एक सादी कंपनी जो है स्क्रैप के भाव में बेच देती है। आपको पता है एक चीज़ होती है जो उसकी वेस्ट होती है, उसको हम कहते हैं उर्दू में ओजरी। मेरा एक दोस्त है, वो गोश्त का काम करता है, बोलता है यार ये ओजरी जो है ना चाइना एक्सपोर्ट होती है, वो खाते भी हैं, वो उससे मेडिसिन भी बनाते हैं, खाद भी बनाते हैं, सारी चीज़ें 400 रुपये किलो के हिसाब से, 400 रुपये किलो के हिसाब से चाइना एक्सपोर्ट होती है। सही है, सही है। तो लेकिन देखा जाए तो फ्री में है ना। अब आप समझ रहे हो, वो ईद के बाद जो पठान जमा कर रहा होता है वो किस लिए जमा करता है? सही है, सही है। तो आपने देखा ना कि वो भाई वो उसको, अब आ जाए सर, तो उसके अलग से कंपनी रिकॉर्ड भी मेंटेन करती हो कि यार ये जो चर्बी है, ये बाकी चीजें ना, इनकी सेल्स तो इनके ऊपर एक्सपेंसेस भी एलोकेट करे, उसके अलग से कोई लेजर वेजर बनाए। अगर कंपनी सब बनाती है इनकी अलग अलग, तो हमने कहा तो ये ऑपरेटिंग, वरना अगर कंपनी नहीं बनाती है तो इसका मतलब और कंपनी ने एक ही लेजर मेंटेन किया हुआ है कि एक तो भाई मीट और एक अदर आइटम्स का, उसके अंदर खाल, ओजरी, अपना हमने कहा ये क्या होता है इसको, चर्बी, ये सारी चीजें। सही है, ये सब चीजों को एक साथ अगर कंपनी कर रही है तो फिर ये ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं है। तो सर याद रखें, आप पहला पॉइंट तो इसमें अफेक्टिवली, वैसे तो 3 पॉइंट्स है लेकिन अफेक्टिवली 2 हैं। पहला, सलाहियत तो रिव्यू करे। अब सर वो रिव्यू करेंगे ही कब? जब उसकी इंफॉर्मेशन होगी। जब इंफॉर्मेशन होगी नहीं तो रिव्यू भी नहीं करेंगे ना सर। तो याद रखें, कहने को तो 3 है, अफेक्टिवली 2 हैं, और ये तीनों बातें मीट होना जरूरी है। क्या मतलब? ऑपरेटिंग सेगमेंट कब होगा? एबिलिटी टू अर्न, दूसरा, तीसरा, तीनों हुआ तो क्या होगा? अब यहां पर हम उसको बोलते हैं ना कि वो एक एपिसोड खत्म हो रहा होता है तो हम दूसरे एपिसोड के लिए एक झलक बताते हैं, वो झलक बताते हैं। अब यूनिलीवर ने कहा ये तो हम मर गए, हमारा तो प्रोग्राम बढ़ गया। बोला इस हिसाब से तो अबे भाई हमारे 21 बन गए ऑपरेटिंग सेगमेंट के, आप सबकी सेल्स बताएं, सबकी चीजें दें तो हमारे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत ज्यादा बड़े हो जाएंगे। बोला यार अब तो हम ये मर गए, है ना। बोला इसके हिसाब से तो हमारे कितने सेगमेंट हैं? 21 है। अब 21 की तुम सोचो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुम खोल रहे हो तो मैं की सेल्स अलग नजर आ रही है, सब चीजें अलग, सबके एक्सपेंसेस अलग। यूनिलीवर ने कहा हमारी तो हालत टाइट। तो यहाँ पर स्टूडेंट ने कहा रुको जरा, मेरे पास इसका हल है, और वो हल हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। क्या मैं यहाँ तक क्लियर हूँ मेरा बच्चा? अगली क्लास होगी ईद के क्यों सर? क्योंकि देखें पॉइंट ये है कि अभी मतलब कर लो, और दूसरी बात एतिकाफ में कौन बैठेगा? एतिकाफ में बैठने माशाल्लाह वो करें, दूसरा कोई भी, क्यों देखो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ये जो तुम लोग का टाइम है ना, मैं बार बार कह रहा हूँ कि सर ये टाइम वापस क्यों नहीं आएगा। फर्म सर अभी तो आप अपने हिसाब से फर्म बोलेगी अच्छा एतिकाफ में बैठना है। खैर वैसे तुम लोग इस सेंस में लकी हो कि तुम्हारा जो ये फर्म का टाइम होगा ना रमज़ान का, वो सुकून वाला होगा कुछ अर्से तक। लेकिन ये जून जनवरी में पड़ेगा ना रमज़ान, तब मसले हो सकते हैं। सही है ना। तो अभी तो, लेकिन फिर भी सर फर्म में जो है ना, सही है बेटा, आप बुक के लिए आप निमरा को मैसेज किया। आप एक बात सुन लें सर, ये एतिकाफ में तो बच्चे बैठ रहे हैं, लेकिन सर जो बच्चे एतिकाफ नहीं बैठा, अब आप लोगों को निमरा को मैसेज करना है और आपको 2 चैप्टर जो है उनका पोर्टल मिल जाएगा, IAS 21 और IAS 38। छुट्टियों में आप हजरात ने उनको कवर करना है। जब हम ईद की छुट्टियों के बाद आए ना तो कोशिश करें आपने IAS 21 और IAS 38 कवर। हमने पिछली क्लास में बताया था ना कि सर जो चीज़ें हमारी रिकॉर्डिंग होंगी तो उसमें 21 भी है और 38 भी। मैं ये चाह रहा हूँ, देखो मेरी पूरी कोई ऑपरेटिंग सेगमेंट है ना, हमारी 3 से 4 क्लास होगा, 4 क्लासों में हो जाएगा। मैं ये चाह रहा हूँ कि हम इंशाल्लाह रिजल्ट से पहले जो है ना, आपने वो 2 रिकॉर्डिंग ले ली और 2 टॉपिक हम कर चुके हों। सही है, ताकि आपके रिजल्ट से पहले 4 टॉपिक 5 टॉपिक तो हो चुके हों। सही है। हाँ देखें एक बात याद रखें कि अल्लाह ताला कहते हैं जैसा गुमान होता है वैसा ही। अच्छा अब आते हैं सर, तो ये तो मैंने आपको, आप सब ने निमरा को मैसेज कर देना, निमराज पोस्ट भी लगा देगी। सही ना। तो आपको उनका, और उस पोर्टल के ऊपर ही बुक भी लगी हुई है, पूरी बुक की मौजूद है आपके पास। सही है। तो बुक भी आप डाउनलोड करेंगे, उसमें 21 की चीज़ें भी सब कुछ है। पहली चीज़
दूसरी चीज़ सर देखें, मैं आपको गारंटी, आप क्लासें पूरी लें, प्रॉपर लेना, तो मेरी गारंटी FAL2 बड़े आराम से पास है। पिछली दफा का जो पेपर था ना, उसमें जो बच्चा फेल होगा ना, मुझे दिल से बहुत अफसोस होगा, क्योंकि वो छक्के वाली, और आप देखेंगे इंशाल्लाह FAL2 का पेपर मुश्किल लगेगा ही नहीं इंशाल्लाह। फिर आते हैं सर आज की क्लास के स्टोरी टाइम पे। सही है, लास्ट क्लास में हमने स्टोरी टाइम में शुरू किया था फर्म में, और बिग 6 की मैंने बात की थी, है ना। आज उसी को थोड़ा सा कंटिन्यू भी करूँगा, फिर हम इंशाल्लाह ईद के बाद बाकी टॉपिक्स पे भी आना शुरू करेंगे। सर देखें, जब आपकी ज़िंदगी जो है ना, मैंने आपको बार बार कहा है कि सर CA में एक तरफ एक होती है फर्म, एक तरफ अब आगे एक इंडस्ट्री, एक तरफ फर्म है और एक तरफ क्या है, इंडस्ट्री। आज की क्लास में मैं थोड़ा सा बात करूंगा आर्टिकल्स फर्म में करने के क्या फ़ायदे और इंडस्ट्री में। सबसे पहले तो देखें, दिमाग में क्लियरिटी बहुत ज़रूरी है कैरियर के हवाले से। लड़कों को मैं कहता हूं कि भाई देख, तेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं है, तुझे तो फर्म ही जाना है, अनटिल एंड अनलेस पप्पा जी कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन है और तुझे उनका आगे जाके बिजनेस संभालना है, तो तू इंडस्ट्री जा, यूनिलीवर जैसी जगह पे ट्राई कर। सही है, लेकिन अगर आप एक नॉर्मल हम CA वालों की तरह मिडिल क्लास लड़के हैं तो आपने फर्म ही जाना है, क्योंकि फर्म आपको बहुत कुछ सिखाएगी, कैरियर में भारी भी ले जाने में फर्म यूनिलीवर भी इतना हेल्पफुल नहीं होगी। अब आता हूं दूसरी इंपॉर्टेंट बात, खवातीन। देखो खवातीन जो है ना, कुछ फैक्ट्स को ना अक्सर अभी डिनाई करती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं। सर यूजुअली ना खवातीन का कैरियर उतना लंबा नहीं हो पाता, या कैरियर में ब्रेक्स ज़रूर आते हैं। सही है, तो खवातीन को माइंड में क्लियर होना चाहिए। सही है, मैं अपने से अक्सर जो है ना दोस्तों को कहता हूँ, बोलते यार अगर मैं लड़की होता ना तो मैं बहुत खुश होता हाउसवाइफ बनने में, अगला कमाए। सही है, नहीं मुफ्त वो घर संभालने एक अपनी जॉब है, बट मतलब यार क्यों भाई मैं बाहर जाके यार ये सब चीज़ झंझट पालूं, है ना। अब खवातीन को होता है कि भाई कैरियर वेरियर सही ना, लेकिन हर एक का अपने, अल्लाह ने हर इंसान को अलग बनाया ना, किसी को कोई चीज़ अच्छी, किसी को कोई चीज़ अच्छी। सही है, तो अब सर खवातीन जो है ना, मैं अक्सर खवातीन को अपने बेटा माइंड मैपिंग करो। आप देखो कि आपके कैरियर आपको कहाँ तक लेकर जाना है, क्या आपको 60 साल तक काम करना है, क्या आपको 50 साल तक काम करना है, तो सही है। लेकिन अगर आपने सोचा, अपने कुछ स्टूडेंट्स ने खुद बोला सर हमारी ज़िंदगी का मकसद है कि भाई हमें 24-25 में शादी कर लेनी है और 30 के बाद तो काम करना ही नहीं है। अब मैं कहता हूँ यार देखो, आपका कैरियर 10, 11, 12 साल का ना, उसमें अगर तुम 3.5 साल की जहन्नुम में जाओ, मतलब 3.5 साल, मतलब जो अगर बिग 4 है ना, बिग 4 में सर बिग 2, 3 में ना मसाइल है, मतलब जहन्नुम तो नहीं है, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन प्रेशर के टाइम पे बड़ी हालत टाइट होती है। सही है ना, अगर आप बेटा उधर जाओ ना, क्यों ज़िंदगी में ना इतना प्रेशर लो, तो मैंने कहा फिर आपको फर्म की ज़रूरत नहीं, फिर आप इंडस्ट्री जाओ, लेकिन इंडस्ट्री भी वो जाओ जिसमें आपको सीखने को अच्छा मिले। यूनिलीवर बेस्ट है इंडस्ट्री के लिए। सही है, यूनिलीवर मल्टी। इसी तरीके से SECP बहुत अच्छी जगह है। SECP में आपको जॉब कैरियर सिक्योर है। अगर तो कोई और खोलती है, अभी EY रैपिड ने खोल दिया है, विच इज़ वेरी गुड थिंग। सही है, लेकिन रैपिड इस तरह से फर्म ही होगी वो, बट वो आपसे सस्ते में बाहर का काम करवाएंगे। सही है ना, तो ये तो फिर आपको कह सकते हैं कि ट्रेनिंग आउटसाइड ऑफ प्रैक्टिस है जगह। वरना सर अगर एक बच्चा मेरे पास आया, नाम नहीं लूंगा, एक गवर्नमेंट इदारा है, कि इलेक्ट्रिक नहीं है, वो कोई और इदारा है, वो भी ना बच्चों को ये कराते हैं आर्टिकलशिप। यकीन माने सर वो बच्चा CA फाइनल का था, उसको मैंने, अब मैं नाम नहीं लूंगा, वैसे PTCL भी है। सही है, लेकिन PTCL भी नहीं है, चलो मैंने उससे पूछा बेटा ऑडिट अदर्शंस, उस बच्चे को ऑडिट अदर्शंस नहीं पता था, वो CA फाइनल की अटेम्प्ट दे चुका था, जॉब ढूंढ रहा था आर्टिकल्स के बाद। तो सर इंडस्ट्री 3-4 ऑप्शन बड़े अच्छे हैं, उधर जाओ, लेकिन लड़कों में वो जाएगा जिसके बाप का काम है, जिसको अल्टीमेटली बाप के काम पहना, उसको देखना है कंपनी कैसे चलती है, उसके लिए बेस्ट है। खवातीन में वो खवातीन कोशिश करें जिनको पता है कि यार मैं 28-30 साल के बाद, सही है, मैं रिटायरमेंट होगी मेरी एज, तो मैं, सही है। अब आते हैं सर फायदे क्या हैं। इंडस्ट्री में देखो सुकून है, पैसे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं। मैं आपको बता दूं, मेरी फर्म में एक एवरेज ट्रेनी जो है ना, अभी महीने के 28-30 हज़ार रुपये माशाल्लाह कमा लेता है। सही है, क्योंकि उसको स्टाइपेंड 19,000 मिलती है और 10,000 रुपये का उसका कन्वेंस बन जाता है। बाकी फर्म में थोड़ा कन्वेंस यूजुअली लोग कम करते हैं, लेकिन वो भी 25 तो सभी कर लेते हैं। कुछ में छक्का लग जाता है बच्चे का तो 35 भी होते हैं। मेरी फर्म में ऐसे भी बच्चे जो 20-20 हज़ार का भी कन्वेंस लेते हैं, क्योंकि वो रहते हैं स्कीम 33 पर, उनको क्लाइंट में उनका पोस्टिंग है डिफेंस की, तो पर किलोमीटर के हम देते हैं 13 रुपये। तो दिन के 20 किलोमीटर एक तरफ के, 20 भी नहीं 25 किलोमीटर एक तरफ के और 25 दूसरी तरफ के, तो 50 को इनको 13 कर दो पर डे, तो उसका क्या। लेकिन सर ये तो इंडस्ट्री में मेन चीज़ है सुकून होता है, फर्म में प्रेशर होता है, इंडस्ट्री में क्या होता है
सुकून होता है, आप स्टडीज़ पे फोकस कर देते हो। इंडस्ट्री में एक फ़ायदा और भी है कि आपकी थोड़ी सी ग्रूमिंग ज़्यादा होती है। फर्म में आप अक्सर मवालियों की तरह भी घूम रहे होते हैं, मतलब क्योंकि आपको काम निकालना है भाई, बाकी चीज़ों का टाइम नहीं होता है ना। लड़कियां फिर निकाल देती बाकी जो लड़के, सही है। तो इंडस्ट्री में पैसा और सुकून है, ग्रूमिंग है और पैसा थोड़ा सा ज़्यादा है। अब आगे आता हूं मैं आपको फर्म के ऊपर। सर फर्म में जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है ग्लोबल मोबिलिटी। पासपोर्ट टू ग्लोबल मोबिलिटी इज फर्म, सही है। दूसरा बेनिफिट क्या है? एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मिल जाता है, सही है। एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मिल जाता है। मैंने अपने आर्टिकल्स के दौरान 17 ऑडिट्स किए, 3.5 साल में ऑन एवरेज पर ईयर मैंने 4 ऑडिट किए। फिर दूसरा क्या बेनिफिट है सर? दूसरा बेनिफिट जो है, एक तो ग्लोबल एक्सपोजर ज़्यादा है, तीसरा आप फ्यूचर में अपना प्रैक्टिस, जैसे मैं माशाल्लाह कर रहा हूँ, सर मुनीर माशाल्लाह कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंडस्ट्री का बंदा ये प्रैक्टिस नहीं कर सकता, लेकिन इस सब के बदले में 3.5 साल में जलालत है, सही है। लीड सिटिंग्स भी हैं, तो ये सब चीज़ें भी हैं। तो माइंड मैपिंग करनी है आप लोगों ने अभी से। और ये मर्दों में तो मैं कहता हूँ तुम्हारे लिए सिर्फ, अगर बाप का बहुत बड़ा काम है, तुझे पता है कि यार मुझे आना है तो उसमें कर। खवातीन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, थोड़ा रियलिस्टिक होकर सोचिएगा। जज्बात में ये नहीं कि मैं तो 50 साल तक काम करूँगी। सर मैंने देखा है बहुत सारी खवातीन के लिए, और ये देखो 2 चीज़ों में खवातीन को एक बड़ा डिसीजन मेकिंग करनी होती है, या तो कैरियर या तो फैमिली लाइफ। जब बहुत ज़्यादा आपको ना कैरियर ओरिएंटेड मूवमेंट मिलेंगे ना आपको, वो यूजुअली आपको मिलेंगी, सब तो नहीं, यूजुअली मिलेंगी जिनकी शादी नहीं हुई हुई, सही है। तो ये आपके लिए एक बड़ी डिसीजन मेकिंग फैक्टर होता है। ये इस पर सोचें कि भाई मैं 30-35 तक अगर करना है तो उसके हिसाब से आपके लिए इंडस्ट्री बेस्ट है। तो हम मिलेंगे सर ईद के बाद, अपना ख्याल रखिएगा, सही है बेटा। ये आपको जहाँ आप निमरा को बोलेंगे आपको पोर्टल मिल जाएगा, बेफिक्र हो जाए, सही है। चल ओके। और निमरा से आप बुक भी जो है ना, बुक उसको वो बता देगी, चले ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।